गुड मॉर्निंग बच्चों। आप पढ़ रहे हैं इतिहास की पुस्तक भारतीय इतिहास के कुछ विषय। जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है उनका धन्यवाद, और जिन्होंने अभी तक नहीं किया है वो ज़रूर मुझे सब्सक्राइब कीजिए, और आपको इसी तरह की वीडियो लगातार मिलती रहेगी। और यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलिए। आज हम पढ़ रहे हैं अध्याय 3 बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। और आपको मालूम हो चुका है कि जितना भी ज्ञान आप तक पहुंच रहा है वो हिंदू धर्म के महाग्रंथ महाभारत से लिया गया है। उस समय का जो सामाजिक व्यवस्था थी उसके बारे में ये ज्ञान है। लेकिन आज का जो विषय है वो बहुत ही रोचक होने वाला है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है और नीचे मैंने लिखा भी है। और मैं जब भी कक्षा में इस विषय को पढ़ाता हूँ तो बच्चों की आंखों में एक अलग ही रोशनी होती है, एक खुशी का भाव होता है। तो मुझे मालूम है आप इस विषय को बड़े रोचकता के साथ पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या विषय रहेंगे आज हमारे? विवाह, मैरिज के बारे में, और विवाह के कितने प्रकार थे उस समय महाभारत के शासनकाल में, उसके बारे में जान पाएंगे। तो पहले विवाह। देखिए, हार्टन और हंट ने क्या कहा है कि विवाह एक स्वीकृत सामाजिक प्रणाली है जिसके अनुसार 2 या अधिक व्यक्ति परिवार की स्थापना करते हैं। अधिक व्यक्ति मतलब एक पुरुष हो सकता है, बहुत सारी स्त्रियां हो सकती है, एक स्त्री हो सकती है, बहुत सारे पुरुष, जैसे कि हमने विवाह के बारे में परिवार के बारे में पढ़ा है। तो इस तरह से ये हार्टन की जो है वो ये डेफिनेशंस है। खास बात यह है कि विवाह के माध्यम से क्या होता है, 2 चीज़ें होती है। एक होता है परिवारों की स्थापना होती है, और दूसरा जो है नातेदारी की व्यवस्था या नातेदारी का विकास होता है। हमारे रिश्ते जो है, जो संबंध हैं वो बढ़ते हैं। ठीक है, ये 2 कार्य जो विवाह के जरिए होता है, जो सामाजिक प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सोचिए, परिवार ना हो तो क्या होगा? सोचिए, नातेदारी का विकास ना हो, हम क्या अकेले ही रह जाएंगे क्या? तो इस प्रकार से ये कितने इंपॉर्टेंट है, विवाह संबंध के बाद ही ये चीज़ें हमें मिलती है। देखिए, उद्देश्य पढ़ लेते हैं कि विवाह का उद्देश्य क्या है। पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में विवाह होती है, शादी होती है, उसके पीछे उद्देश्य क्या है? पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट जो पहला वो है लैंगिक इच्छाओं की पूर्ति होना। मनुष्य की लैंगिक इच्छाओं की पूर्ति जो है विवाह के द्वारा होती है, और सामाजिक तौर पर उसे जो है ऐसा करने के लिए जो है वो आज़ादी मिलती है, स्वतंत्रता आती है, या लीगल उसको माना जाता है, क्योंकि ये बायोलॉजिकल नीड है हर प्राणी की। तो इसलिए ये पहला ऑब्जेक्टिव। फिर दूसरा आता है विवाह से व्यक्ति को मानसिक संतुष्टि होती है। देखिए, बहुत सारे बच्चे विवाह से पहले बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे विवाह को लेकर बहुत सारी चीज़ें जो है वो सोचते हैं, और जब तक विवाह नहीं होता है तब तक वो मतलब शांत होकर नहीं बैठते हैं। तो अधिकतर सभी विवाह करते हैं, और विवाह होने के बाद फिर उन्हें फिर मानसिक संतुष्टि प्राप्त होती है। और जब मानसिक संतुष्टि प्राप्त होती है तो आपके हर एक कार्य में निपुणता आती है। ऐसा किसी ने कहा है कि जब तक आप मानसिक संतुष्ट नहीं हो, आप कोई भी कार्य कर लीजिए, उसमें आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी, आप अच्छा कार्य नहीं करेंगे। तो इसलिए विवाह करने के पश्चात कई लोग बहुत सक्सेस जो हासिल करते हैं, और कहते भी हैं कि भाई कोई भी व्यक्ति के सक्सेस के पीछे अगर हाथ होता है तो उसकी पत्नी का होता है। तो ये विचार। तीसरा जो है वो है ऑब्जेक्टिव, कि इससे बच्चों को सामाजिक सुरक्षा प्राप्त होती है। सामाजिक सुरक्षा, उसको माता पिता मिलते हैं, उसके दादा दादी मिलते हैं, चाचा ताया होते हैं जो उसकी सुरक्षा करते हैं। तो इस तरह से समाज में एक रुतबा देना, एक समाज में एक स्थान देना, ये कहाँ से मिलता है? इस विवाह संबंधों के कारण ही उसे प्राप्त होता है। तो इसलिए भी ये भी इसका ऑब्जेक्टिव है। और चौथा है कि यह परिवार की आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो क्योंकि उस समय क्या था कि अब व्यवस्था कुछ अलग तरह की, लेकिन महाभारत शासनकाल में क्या था कि उस समय पिता का दायित्व होता था आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना। पिता नौकरी करते थे और पैसा कमाने का कार्य वही करते थे, और माता जो है गृह संभालती थी अच्छे से, और इस प्रकार से ये व्यवस्था स्थापित थी। ठीक है, तो आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना ये भी इसका जो ऑब्जेक्टिव है विवाह का। अब इसका रूप बदल गया है, क्योंकि अब जो है दोनों ही पति और पत्नी दोनों ही पैसा कमाते हैं, और इस प्रकार से जो ऑब्जेक्टिव है चौथा उसकी पूर्ति करते हैं। फिर पांचवा आता है, इससे वंश परंपरा आगे बढ़ती है। देखिए, ये प्राचीन समय से ही इस प्रकार से वंश परंपरा जो है, ये अलग चीज़ है कि उस समय वंश परंपरा 2 तरह की थी जिसके बारे में पढ़ चुके थे। एक था मातृवंश परंपरा, और एक थी जो पितृवंश, कोई पिता के नाम पर जो है वंश चलता था, कोई माता के नाम पर। जहाँ माता के नाम पर वंश चलता था वहाँ लड़कियों का इंपॉर्टेंस थी और उनका जन्म होना बड़ा आवश्यक माना जाता था। लेकिन आज विश्व के अधिकतर देशों में क्या है कि वंश परंपरा है वो पुरुष के ऊपर जो है वो निर्भर करती है। तो मतलब बेटे का होना अनिवार्य माना जाता है। तो इस प्रकार से जो विवाह था उसका उद्देश्य था परंपरा को आगे बढ़ाना, वंश परंपरा को आगे बढ़ाना। तो ये 5 ऑब्जेक्टिव, ये 3 नंबर के लिए प्रश्न आपसे पूछा जाता है। अगर आप ये जो मैंने आपको ब्लू करके जो दिए होते हैं ये नोट्स होते हैं एक तरह से इंपॉर्टेंट, अगर आप इनको भी लिख लें तो कितना इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आपको सारी लाइन याद करने की आवश्यकता नहीं है। लैंगिक इच्छाओं की पूर्ति, मानसिक संतुष्टि, सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति और वंश परंपरा, और आपका 3 नंबर का क्वेश्चन तैयार हो गया। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं और आता है विवाह के प्रकार। कितने टाइप्स थे मैरिजेस के? कि एक विवाही परिवार मतलब एक समय में एक स्त्री से विवाह स्थापित। क्लियर? और आजकल अधिकतर देशों में, विश्व के अधिकतर देशों में यही व्यवस्था स्थापित है, एक स्त्री मतलब एक पति और एक पत्नी। इसकी विशेषताएं क्या थी? नंबर 1 कि पति पत्नी के संबंध अधिक स्थायी हैं, मतलब उनके पास अधिक समय मिलता है एक दूसरे को जान पहचान के लिए और बातें करने के लिए। तो इस प्रकार से जो संबंध है लंबे समय तक चलता है। ये अलग चीज़ है कि अपवाद भी इसके बहुत सारे हैं। दूसरी बात करते हैं कि बच्चों का पालन पोषण अधिक अच्छे से ढंग से हो पाता है, और इसका भी मैं अपवाद स्वरूप ही मान सकता हूँ।
देखिए कि माता पिता अपने बच्चों का जो पालन पोषण है उसको बड़े अच्छे से करते हैं, बड़े ध्यान से करते हैं, क्योंकि अब किसी और बच्चे का दायित्व उनके पास नहीं होता है, तो अकेले अकेले सभी जो परिवार है वो अपने बच्चों का अधिक अच्छे ढंग से जो है वो उनका पालन पोषण करते हैं। ग आता है कि पारिवारिक झगड़े कम, कि बड़े परिवार होते हैं तो देखा आपने बहुत सारे झगड़े स्थापित हो जाते हैं, खासकर जब उनके शादियां हो जाती है सभी बच्चों की, तो उसके पश्चात जो है उनके बीच का जो मनमुटाव वो बढ़ता चला जाता है। इस प्रकार से ये जो एक विवाही परिवार थे इससे भी जो है इसकी विशेषता क्या थी कि परिवार में झगड़े अब कम होने लगे। एक और इसका अगर इफेक्ट देखें जो गलत इफेक्ट था वो ये है कि मनोवैज्ञानिक समस्याएं भी पैदा होती हैं, बहुत सारी समस्याएं, कि मान लीजिए किसी को दोनों को ही काम पड़ जाए, दोनों ही बीमार पड़ जाते, तो स्थिति में बच्चों का क्या होगा। तो स्थिति में क्या होता है कि बच्चों को जो है वो सुख परिवार में क्या होता है, बड़े परिवार में उनको संभालने वाले होते थे। सुख परिवार में बहुत कुछ सीखा जाता है। सुख परिवार में जो बच्चा सीखता है वो सीखता है कि बच्चों बड़ों के साथ हर एक चीज़ को बांटना, हर एक कमी को जो है वो पूरा करना। मान लीजिए कि मेरे भाई के नौकरी नहीं है, तो जो मेरा दायित्व है कि मैं उनको भी देखूं, उनके बच्चों को भी वही लालन पालन दूं जो अपने बच्चों को, इससे सेक्रीफाइस सीखते थे। तो वो चीज़ें जो है वो ये मनोवैज्ञानिक जो समस्या है वो पैदा होती हैं एक विवाही परिवार से, ठीक है। तो जहाँ अच्छाइयाँ हैं वहाँ बुराइयाँ भी है। फिर दूसरा आता है भातृ बहुपति विवाह। इसके बारे में अगर परिवारों की बात करें तो हमने भातृ बहुपति के बारे में पढ़ा जा चुका है पिछले पार्ट में। उसका मतलब हुआ कि पति जो है वो बहुत सारे हैं लेकिन वो सभी भाई हैं, जिसका एग्जाम्पल जो है मैंने दिया था आपको, वो था द्रौपदी और जो पांडवों का जो है इनका जो विवाह था, एक ही पत्नी द्रौपदी और 5 जो है पांडव, ठीक है, लेकिन सगे भाई, इसे कहते हैं भातृ बहुपति विवाह। उस समय इस प्रकार की विवाह की प्रथा जो इन्होंने ही शुरू की थी, पांडवों ने ही शुरू की थी। तो मानते हैं कि बच्चे का जो पिता था वो किसको माना जाए अब, क्योंकि 5 पति हैं, तो बड़े जो सबसे बड़ा भाई होता था उसको सबसे पहले बच्चे का जो है पिता माना जाता था। उसके पास जो उसके बाद क्रमानुसार जो है उनका दायित्व जो है या उनके पिता जो है वो माने जाते थे क्रमानुसार, उसके छोटा फिर उसके छोटा और इस तरह से, ठीक है। और यदि कोई दूसरा भाई जो है विवाह करता है, मान लीजिए कि अगर कोई दूसरे ने विवाह कर लिया, तो स्थिति में क्या होता था कि उसकी पत्नी को भी जो सभी को जो है वो अधिकार माना जाता था, ठीक है। सभी के पास जो है अधिकार रहता था कि वो सभी की ही पत्नी मानी जाती थी। ये भातृ बहुपति विवाह में ये व्यवस्था स्थापित थी। कब की बात करें, महाभारत के संदर्भ में, महाभारत के समय में। फिर तीसरा आता है गैर भातृ बहुपति विवाह, जहाँ पर जो पति है बहुत, एक स्त्री है उसके बहुत सारे पति हैं, लेकिन वो गैर भातृ हैं, भाई नहीं है। उस स्थिति में क्या था कि ये जो विवाह थे, स्त्री के सभी पति जो है सगे भाई नहीं होते थे और स्त्री प्रत्येक पति के पास कुछ ना कुछ समय जो है वो रहती थी। ये निर्भर करता था पत्नी के ऊपर कि कितने समय तक वो किस पति के पास रहती है। तो उस दौरान वह दूसरा पति जो है उसे तंग नहीं कर सकता था, उसे जो है वो बाध्य नहीं कर सकता था कि उसके पास आए। तो इस प्रकार से ये विवाह रहता था गैर भातृ बहुपति इसका। और अब पिता किसको माना जाए, बच्चा किसका है, तो वो बड़ी समस्या होती। तो उसमें एक जो है वो प्रावधान रखा गया था कि जब भी गर्भ होता था पत्नी से या स्त्री का, तो कोई भी जो है जो उसको अपना बेटा मानना चाहे वो आकर, पतियों में बात करूँ मैं, जो उसके पति हैं, कौन से पति, गैर भातृ, तो वो धनुष देकर उसका आग्रह करते थे और इस प्रकार से उसे अपना पुत्र जो हो मान लेते थे। धनुष देकर, ठीक है, धनुष देना और आग्रह करना कि ये मेरा बेटा है और उसकी देख रेख करना उसका दायित्व बनता है। तो इस प्रकार से उससे निकला हुआ जो बच्चा पैदा होता था वो उसका माना जाता था। तो ये है गैर भातृ बहुपति विवाह। चौथा जो है वह बहुपत्नी विवाह, जिसकी परिवारों की बात हम कर चुके हैं पहले भी, कि बहुपत्नी विवाह की एक पुरुष है और बहुत सारी उसकी स्त्रियां हैं। और इसके बारे में हम चर्चा कर चुके थे कि ये कहाँ लागू होता था कि बड़े जो अमीर लोग होते थे, मतलब अमीर क्या, राजा की बात हम करेंगे, राजा के जो मंत्रियों की बात करेंगे, या जो बड़े सरदार हुआ करते थे उस समय, उनका इस प्रकार से जो है अपनी लैंगिक इच्छाओं को पूर्ति के लिए जो है वो अधिक पत्नियों को रखते थे, ठीक है, क्योंकि उनके पास जो है धन दौलत की कमी नहीं होती थी। और आज की स्थिति अगर हम देखें या मध्यकाल की बात हम करते हैं तो मुसलमानों ने इस प्रथा को लगातार जारी रखा धर्म की आड़ में, और आज भी इसी स्थिति में जो है उनको कम से कम चार वो शादियाँ अपने धर्म के अनुसार जो वो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है बहुपत्नी विवाह। फिर आता है पांचवा है अंतः विवाह। ये अंतर विवाह क्या था कि अपनी ही जाति में विवाह करना, क्योंकि उसमें वर्ण व्यवस्था स्थापित हो चुकी थी और वर्ण के अनुसार आगे जातियां भी बन चुकी थी, तो अपनी ही जाति में विवाह करने को कहा गया अंतर विवाह। इसके कुछ गुण थे, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। कि पहला गुण क्या था कि रक्त की शुद्धता बनी रहती है। अगर हम अपने ही संबंधियों के बीच में शादी करते हैं तो उससे क्या होता है कि रक्त बाहर नहीं जाता है, जिस रक्त से हम हैं उस रक्त की ही शुद्धता। रक्त का मतलब हुआ कि जैसे मेरी या फुफेरी जितनी भी जो बहनें होती थी उनके साथ शादियाँ हो जाती थी, उसे कहते थे अंतर विवाह। तो इस प्रकार से माना जाता था, इसके तर्क दिया जाता है कि इससे रक्त की शुद्धता बनी रहती थी, ठीक है, जबकि साइंस इस चीज़ को नहीं मानता है। दूसरा ये समूह है, याद रखना, समूह की एकता कायम, कि इससे जो समूह जो एक रक्त विवाही के जो जितने भी लोग थे उनमें एकता कायम रहती थी।
ये समझ के कि देखिए हम एक ही रक्त के जो है सभी व्यक्ति हैं, तो इससे क्या होती थी, एकता कायम होती है। कैसे एग्जांपल मैं दूं कि जब कभी भी हिमाचल का व्यक्ति जो दिल्ली चले जाता है तो दिल्ली में देखेंगे वेरिएशन है, बहुत सारे अलग अलग राज्यों से लोग आए हैं। तो जब कभी भी वहाँ पर कोई जो हिमाचली मिल जाता है, वो कहीं का भी हो, चंबा का हो, लाहौल का हो या कांगड़ा का हो, तो आप खुश हो जाते हैं यार हिमाचल से है। तो इस प्रकार से एक तरह का जो वर्ग बनता है ना, वो क्या है, तो ये भी एक तरह का वर्ग बन गया कि रक्त की शुद्धता, एक रक्त जो परिवार विवाही परिवार है वो इनका एक समूह हो गया। तो वो मानते थे कि इस तरह से क्या हो गया, उनमें एकता जो है स्थापित हुई। ठीक है, ये हुआ दूसरा। तीसरा क्या है, समूह के संपत्ति सुरक्षित, कि संपत्ति कहीं नहीं जाएगी भाई, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता करके जो है, जो जैसे कि एक डॉरी सिस्टम था जो शुरू हुआ, तो उससे क्या था, संपत्ति का आदान प्रदान होता था। तो रक्त से बाहर, मतलब संबंधियों से बाहर कोई चीज़ ना जाना, इससे भी बचे, तो संपत्ति भी सुरक्षित हुई। ठीक है, पैसा घर में ही रहेगा, बाहर नहीं जाएगा, तो संपत्ति से भी सुरक्षित हुई। चौथा क्या है कि जातीय समूह की संख्या में बढ़ोतरी। अब क्या हुआ कि इस व्यवस्था से जो जातीय समूह था, उस जाति का जो समूह था वो बड़ा होने लगा, आकार उसका बड़ा होने लगा, वो जो रक्त के संबंध थे वो ज़्यादा और उनका फैलाव होने लगा। तो इस प्रकार से हमें कह सकते हैं कि उससे क्या हुआ, उनमें एक कॉन्फिडेंस या फिर उनका दबदबा जो हो बढ़ा, तो जातीय समूह की संख्या बढ़ी। फिर पांचवा क्या था, अपनी ही संस्कृति में अच्छा तालमेल स्थापित होना, कि एक ही तरह के लोग थे, एक ही संस्कृति के, एक ही भाषाई लोग थे, एक दूसरे को जानने वाले थे बचपन से ही। तो इससे क्या हुआ, जो अपनी संस्कृति में रहने से क्या हुआ, अब उनमें तालमेल जो है वो बैठ गया। ठीक है, कि सोच लीजिए, मान लीजिए कि जो है भारत का हो तो मैं जो अफ्रीका में शादी कर लेता हूँ, तो सोचिए आप कितनी संस्कृतियों में विविधता है, भाषा में विविधता है, खान पान में विविधता है, हमारे नैन नक्श में विविधता है, तो क्या वहाँ संबंध स्थापित हो सकते हैं, तो तालमेल है वहाँ पर नहीं हो पाएगा। तो इसलिए जो है अंतः विवाही में क्या था, एक तालमेल की जो स्थापना थी वो बड़े अच्छे तरीके से होती थी। तो ये सारे इसके गुण हैं। अब हानियाँ भी थी इसमें, देखिए कि राष्ट्रीय एकता में सबसे बड़ी जो बाधा भारतवर्ष में बनी वो जातियाँ ही थी, या अंतर्विवाही जो व्यवस्था थी उसके कारण हुआ। उसी क्योंकि जाति का जो ढांचा था वो बोलता था कि जाति में ही विवाह होना चाहिए। इससे क्या था कि जातियों की जो प्रमुखता थी वो बढ़ गई। एक एग्जांपल मैं देता हूँ कि बहुत सारा आप देख रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में, महाराष्ट्र की बात करें या बिहार की बात करें या कोई और जगह की बात करें, कि दूसरे राज्य के लोगों को जो है बड़ा बर्बर दृष्टि से देखा जाता है। ठीक है, बड़ा बुरा मानते हैं। और आपने देखा महाराष्ट्र में बिहार के लोगों को कैसे भगा के जो निकाला गया। भाई राष्ट्र तो एक है, तो कहाँ राष्ट्रीय एकता, तो है ही नहीं, कहाँ है राष्ट्रीय एकता। अगर राष्ट्रीय एकता होती तो आप इतिहास देख लीजिए भारतवर्ष का, कि गुलामी का दौर जो है बड़ा लंबा जो भारतवर्ष ने सहा है, और 47 में जाकर हम आज़ाद हुए। सोचिए कई वर्षों, कई हज़ार वर्षों के पश्चात हमें जो है वो गुलामी से आज़ाद हुए। क्यों, किस कारण, क्योंकि राष्ट्रीय एकता स्थापित नहीं थी। किसके कारण, इस ढांचे के कारण, जाति का जो ढांचा बड़ा हो गया, किसके कारण, अंतः विवाही के कारण। तो ये कारण पहला। ठीक है, हानियाँ। दूसरा आ गया जातिवाद की भावना को प्रोत्साहन, कि इसी व्यवस्था ने जो है जातिवाद को बढ़ावा, अपना जो ग्रुप था, जो जाति थी वो बढ़ गया, बड़ा हो गया, और जितना वो बड़ा होता चला गया उतने ही उसमें जातिगत की जो भावना थी वो बढ़ती चली गई। अपने आप को बड़ा और दूसरे को छोटा जो गिनाने की भावना थी वही जातिगत भावना हुई, और इस प्रकार से ये ग्रुप बनना जो है ये राष्ट्रीयता के लिए वाद। और दूसरा जाति की भावना का प्रोत्साहन हुआ। जातिगत जो भावनाएं थी एक दूसरे के प्रति, मैं बड़ा मैं आप छोटे, वो जो है प्रोत्साहन कहाँ से मिला, इसी की वजह से। फिर तीसरा आता है सामाजिक प्रगति के मार्ग में एक बड़ी बाधा, कि जब आपने बांट दिया, जब बंट गए इसी व्यवस्था के तहत, तो क्या हुआ कि लोगों का जो विकास था वो रुक गया। देखिए अगर मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि चार व्यक्ति हैं, वो किसी काम को कर रहे हैं। ठीक है, किसी भी काम को, और बड़ी ईमानदारी से चारों के चारों जो है वो लग रहे हैं। फिर क्या हुआ कि किसी ने कहा भाई, पहले व्यक्ति को, भाई तू तो ब्राह्मण है, तू ऐसे काम क्यों कर रहा है, तुम्हें तो बनाया गया था कि तुम जो है अपना बुद्धि का प्रयोग करते हुए इनको बुद्धि दें और इस प्रकार से काम लें, इनसे काम लें। और एक क्षत्रिय उसको कहा भाई तेरे को तो जो है बनाया गया था कि इनके ऊपर राज करें। और इस तरह से क्या था, जो चार व्यक्ति बड़े अच्छे से काम कर रहे थे, अब क्या हुआ, उनमें मनमुटाव पैदा हो गया। तो हम ये कहें जैसे कि अंग्रेजों ने भारतवर्ष में किया कि इनको लड़ाओ और अपना काम निकालो, तो ठीक उसी प्रकार से इस व्यवस्था, जो अच्छी खासी जो व्यवस्था चल रही थी, जहाँ किसी के ऊपर कोई क्वेश्चन, कोई बैर नहीं था, कोई छुआछूत नहीं थी, जातिगत ढांचा नहीं था, तो उस व्यवस्था जो समाज की प्रगति थी उसमें ये बाधा बनकर आई। कौन, अंतः विवाही। ठीक है, फिर आता छठा बहिर्विवाह। बहिर्विवाह क्या हुआ, बाहर विवाह करना। अपने गोत्र से लेकर जैसे जैसे जो व्यवस्था स्थापित हो वैसे वैसे बाद में क्या हो, क्योंकि परिवर्तन चलता आया गया, एक समय की तरह ही नहीं रहा हर समय, उसमें थोड़ा चेंज आता रहा। अब क्या हुआ कि कुछ ऐसे विवाह थे जहाँ ये प्रोहिबिटेड किया गया कि गोत्र में विवाह नहीं होंगे, जैसे कि आज भी होता है, क्योंकि माना जाता है कि वो टॉमस है। टॉमस का मतलब कि अपने या तो भाई हैं या तो बहन है। और गांव से बाहर, क्योंकि गांव में, उस गांव में पैदा होना और बचपन से ही एक दूसरे के साथ खेलना, उसको भी लोग संज्ञा कह देते हैं कि भाई बहन की तरह वो रहे, उस पर तो उस संबंध स्थापित होते हैं। तो इसलिए जो है गांव में भी शादियाँ नहीं होनी चाहिए। तो इसे कहा गया गांव से बाहर करना, अपने भाई बहन के, सगे भाई बहन या जो और भाई बहन पढ़ते हैं मामा के या फिर चाचा के, ताए के, उनसे बाहर के विवाह करने को कहा गया बहिर्विवाह। ठीक है, तो इसकी विशेषता क्या थी, यह विवाह जो प्रतिवाद का सूचक,
प्रतिवाद का सूचक। कि जब आप बाहर विवाह करते हैं तो क्या होता है, प्रतिवाद होता है। हो सकता है उस इलाके में, उस जगह में जहाँ से आप शादी कर रहे हैं वो आपसे ज़्यादा तरक्की की होगी उन लोगों ने। तो जब आप एक जगह से उठकर दूसरी जगह जाएंगे तो क्या होगा, आप में एक प्रतिवाद विकास होगा। आप भी सोचिए, आप भी करेंगे उनकी तरह, तो आप करेंगे तो आपके जो साथ के वो सीखेंगे, तो प्रगति कैसे आई। एक इसका एग्जाम्पल मैं अगर दूँ तो भारतवर्ष में जो 47 में हमें आज़ादी मिली, उसके पीछे कहीं ना कहीं जो विदेशी साहित्य था, विदेशी जो चीज़ें हो रही थी, एक जो इतिहास था, उससे ज्ञान हासिल करने वाले जो लोग थे उनमें महात्मा गांधी शामिल थे। बाहर गए, इनको लगा पता क्या होती है डेमोक्रेसी, कैसा होना चाहिए देश आने वाले समय में, क्यों हम गुलाम हैं, उसकी वजह क्या है। तो भाई जैसे जैसे हम बाहर निकलेंगे हमारी प्रगति जो है वो ज़्यादा होगी। तो इसलिए जो है प्रतिवाद का सूचक जो है बहिर्विवाह पहला। दूसरा जो है सबकी दृष्टि से अच्छा विवाह, सबकी दृष्टि, सभी लोग अच्छा इसको मानते हैं, सबकी दृष्टि से अच्छा विवाह। ये क्योंकि इसमें क्या था, क्योंकि जो विवाह था वो कहीं ना कहीं अपने भाई या बहन के साथ वो विवाह स्थापित नहीं होते तो उसे अच्छा माना जाता था। गोत्र में भी, गोत्र याद रखना, गोत्र काफ़ी लंबा चौड़ा होता है। गोत्र हो गया कि पहले ऋषि जो है किसी, क्योंकि जितने भी माना जाता है ऋषि की संतान मानी जाए, तो मान लीजिए कोई एक ऋषि की संतान पैदा हुई तो वो एक ही गोत्र आगे जो है चलेगा, तो उस गोत्र में विवाह, जैसे चौहान गोत्र है तो चौहान वो लड़की नहीं होनी चाहिए, लड़का जो है किसी और गोत्र से होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये भी भाई बहन ही माने जाते हैं, समझे जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए गोत्र से बाहर भी। फिर दूसरा आता है, ये हो गया सबकी दृष्टि में अच्छा विवाह। फिर तीसरा माना जाता है कि समूह में परस्पर प्रेम बढ़ना। समूह में एक बड़ा समूह हो जाता है और जो प्रेम संबंध है वो और भी अच्छे होते हैं, ऐसा बोल, क्योंकि एक ही जगह एक ही समय में उन लोगों के साथ रहना जिसे बचपन से लेकर आपने अंत समय तक देखा है, तो कहीं ना कहीं वहाँ आप में जो एक तरह का जो प्रेम संबंध होता है, जो गहन होना चाहिए, वो नहीं हो पाता है। कहीं ना कहीं जो है मनमुटाव पैदा होते रहते हैं, एक ही तरह के लोग, एक ही सब कुछ। तो जब हम बाहर की जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो संबंध हैं वो ज़्यादा मधुर होते हैं, ज़्यादा अच्छे होते हैं, अच्छे लोगों के साथ मिलना, ये सारी चीज़ जो है पैदा होती हैं बहिर्विवाह में। चौथा है राष्ट्रीय एकता की भावना को बल मिलना, जिसकी बात हो चुकी है, ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। कि बाहर अगर आप शादी करते हैं, हिमाचल का बच्चा जो है वो मध्य प्रदेश से MP से जो है विवाह कर रहा है, तो उसका जो है MP को देखने का नज़रिया बदल जाएगा। अगर बिहार से करता है तो बिहारियों के लिए जो हमारा जो नज़रिया है वो बदल जाएगा। अभी एक चाइना से किसी ने मैरिज करी तो अच्छा लगा कि उसमें कम से कम ये भावना तो नहीं कि हम चाइना को इस तरह से देखें दुश्मन की तरह, या पाकिस्तान को हमेशा दुश्मन की तरह ही देखते रहे। अरे सभी व्यक्ति वैसे नहीं होते हैं। तो ये जो भावना आना है ये कहीं ना कहीं राष्ट्रीय एकता की जो है वो भावना में बल देती है। अगर राष्ट्र की बात करें तो फिर चाइना नहीं आएगा, पाकिस्तान में। मैं तो सिर्फ एक एग्जाम्पल आपको दे रहा, अंतर्राष्ट्रीय कि अब क्योंकि ग्लोबलाइजेशन इतनी ज़्यादा हो गई है कि अब तो अमेरिका भी, आप जो है अभी बैठिए और सुबह जो है वो आप अमेरिका में होंगे, तो ग्लोबलाइजेशन हो गया, बड़े नज़दीक जो फासले थे वो मिट गए हैं। तो अब राष्ट्रीय के बजाय अंतर्राष्ट्रीय की बात जो हो रही है, क्योंकि जितने भी जो है युद्ध अगर होता है तो पूरी पृथ्वी का नाश हो सकता है, इसलिए राष्ट्रीय के बजाय अंतर्राष्ट्रीय एकता के ऊपर ज़्यादा जो है जोर दिया जा रहा है। तो राष्ट्र की बात करें तो क्या है, ये जो बहिर्विवाह था कि कहा हिमाचल वाला कहीं बाहर जाके दूसरे राज्य से विवाह करा, तो उससे क्या है हमारा एकता स्थापित होती है। फिर पांचवा आता है वह है वर वधु को एक दूसरे के विचारों को जानने में कठिनाई। वर वधु को एक दूसरे के विचारों को जानने में कठिनाई, जिसकी बात मैं कर चुका हूँ कि मान लीजिए हिमाचल, जैसे मेरा एग्जाम दिया, हिमाचल ने कहा कि बच्चे ने कहा कि मध्य प्रदेश में, तो उनकी संस्कृति में फ़र्क है, उनकी भाषा में फ़र्क है। लेकिन अब क्या हुआ है कि अब बहुत सारी चीज़ें, मैंने बोला ग्लोबलाइजेशन हो चुका है और एक ही भाषा जिसकी बात करते हैं, हिंदी की भाषा जो करते हैं, आज जो है आप हैरान होंगे कि साउथ के बहुत सारे बच्चे जो है वो हिंदी बिल्कुल हमारी तरह पटा करके बोले, क्योंकि हिंदी बोलने से अब वो उत्तर भारत में बड़े आसानी से जो है, क्योंकि बड़े इंटेलेक्चुअल्स होते हैं। हमारे एजुकेशन, उनके एजुकेशन सिस्टम में दिन रात का फ़र्क है। हम तो केवल जो है अपने कपड़ों को देखते हैं, अपने चेहरे को देखते हैं, उनके पास ये देखने का समय नहीं है कि मेरा चेहरा, कि उसको मालूम है मैं कैसा हूँ और ज़्यादा जा नहीं सकता उस चेहरे को, तो इसलिए वो अपने सबसे ज़्यादा विकास करते हैं अपने बुद्धि का। ठीक है, ये बड़ी देखना आपने, जब भी आपको लगेगा, जब कभी भी साउथ का किसी भी व्यक्ति के साथ आप बैठे होंगे, आप शायद पहले उसको इज्जत नहीं देंगे, लेकिन जैसे ही आप उसके पास बैठेंगे आप मानेंगे, उसका लोहा मानेंगे और आप इज्जत से उसको देखेंगे। तो कलर या रंग या उसकी शक्ल से जो है वो आप जब नहीं उतरेंगे, उसको देखेंगे तो फिर लगेगा कि सचमुच कुछ तो है। तो मैं बात जो कर रहा था, देखिए उससे बाहर चला गया। वर वधु को एक दूसरे के विचारों को जानने में कठिनाई, वो समय था, ये हम बात करें उस समय की बात, महाभारत के समय। लेकिन आज की अगर मैं बात करूं तो आज हो सकता है, मैं बोल रहा था कि साउथ वाले लोग जो है या साउथ वाले बच्चे, अगर आप देखें बहुत सारी कंपनियों में उत्तर भारत में बच्चे कहाँ से बैठे हैं, कोई केरला से बैठा, कोई तमिलनाडु से बैठा, क्योंकि उन्होंने अभी हिंदी को प्राथमिकता देना शुरू कर दिया, तो एक भाषा बोली जा रही है। तो मध्य प्रदेश के जो लोग हैं वो भी इसी भाषा को बोल रहे हैं, तो इससे क्या हुआ, बच्चों में आपस में अट्रैक्शन हो रही है, इस प्रकार से विवाह संबंध स्थापित हो रहे हैं। लेकिन ये बोल रहा है कि उस समय क्या होता था, आज भी ऐसा है, आज भी कठिनाइयाँ होती हैं। तो ये कठिनाई होती है किसके भाई, बहिर्विवाह के कारण। फिर आता है सातवां अनुलोम विवाह। अनुलोम भाई उस समय क्या होता, अनुलोम विवाह का मतलब हुआ कि जब ऊंची जाति के जो पुरुष थे, ऊंची जाति क्या हुआ, जैसे ब्राह्मण हो गए या क्षत्रिय वैश्य, ये ऊंची जाति मानी, सबसे निम्न जाति जिसे माना जाता है नंबर 4 पर, वो थे शूद्र। तो सबसे 1 नंबर वाला जो ब्राह्मण था, यदि वो क्षत्रिय वैश्य शूद्र
इन सभी के साथ जो है विवाह कर सकता था प्रारंभ में, और आस्ते आस्ते करके फिर ये बंद हो गया, क्योंकि अब जो है वर्ण व्यवस्था के बजाय अब जो है वो जातिगत ढांचा था वो बहुत सख्त हो गया था। ठीक है। तो इसलिए जो है, लेकिन पहले क्या था, ब्राह्मण जो है वो किसी की भी बेटी के साथ विवाह कर सकता था, तो उस स्थिति में उस विवाह को कहा जाता था अनुलोम विवाह, उल्टा विवाह जो है जिसे कहेंगे हम। तो इस विवाह के कारण जो क्या था कि निम्न जाति के लोग जो है वो समाज में थोड़ा सा ऊंचा दर्जा हासिल हो जाता था जब ऐसा विवाह, मतलब निम्न जाति की लड़की जो है वो उच्च वर्ग के साथ जब विवाह होता था तो उनका जो दर्जा था वो बढ़ जाता था समाज में। ठीक है। तो ये 7वां अनुलोम विवाह। फिर 8वां आता है प्रतिलोम विवाह। प्रतिलोम का विवाह क्या हुआ कि जिसमें नीची जाति के जो पुरुष थे उसका उल्टा, अनुलोम का उल्टा हुआ प्रतिलोम, कि जब नीची जो जाति है उसका जो पुरुष है वो उच्च जाति की स्त्री से विवाह करता था तो उसे कहा जाता था प्रतिलोम। और इसका बहुत ही उस समय मनु जो महाराज जिन्होंने इस व्यवस्था को स्थापित किया वो इसको बहुत गलत मानते थे, और इनसे उत्पन्न हुई संतानों को अछूत माना जाता था। ठीक है, अछूत माना जाता था। और क्या कि जो ब्राह्मण यदि जो है वो पुरुष है और स्त्री जो है और शूद्र जो है वो पुरुष है, तो उनकी जो संतान उत्पन्न होती थी उसे चंडाल कहा जाता था। चंडाल कौन होता था? जो व्यक्ति मरे हुए, चाहे पशु हो चाहे मरे हुए मानव हो, उनको जलाता था, उसे चंडाल कहा जाता था। तो उनकी संतान से उत्पन्न बच्चे को चंडाल कहा जाता। और जब कभी भी वो गांव में आता था तो उसे जो है अपनी खड़ावें, अपने जो पैर के चप्पल या जूते को बजाते हुए अंदर, या कोई और ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसको बजाते हुए अंदर आता था, ताकि जो है उसे लोग दूर हट सके। उसको छूना भी बुरा मानते थे, और उनका जो निवास स्थान होता था गाँव से बाहर होता था। तो इस विवाह को जो है संदेह की दृष्टि, सबसे हीन दृष्टि से जो है वो देखा जाता था प्रतिलोम विवाह को। ठीक है। क्या, और विवाह क्या था कि क्या बोला अभी कि ब्राह्मण स्त्री होगी और शूद्र जो है वो पुरुष होगा, तब उस स्थिति में उसे प्रतिलोम विवाह कहा जाएगा। तो ये विवाह के प्रकार है, आप इसलिए बनाया था कि आपको याद करने के लिए, कि जब कभी भी आप बनाएं इस तरह का डायग्राम आप बना सकते हैं और इजीली आप जो याद करने के लिए 8 के 8 विवाह आपके लिए ईजी हो जाएंगे। विवाह के प्रकार, एक विवाह, भातृ विवाह, गैर भातृ, तो इस प्रकार से आप ये अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर आता है कि विवाह के प्राचीन प्रकार, देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये आ चुका है कि विवाह के प्राचीन प्रकार क्या थे। सबसे प्राचीन जो प्रकार क्या थे भारतवर्ष में, सबसे पहले कि ब्राह्मणों ने समाज के लिए विस्तृत जो आचार संहिता, कोड ऑफ सोशल बिहेवियर, कि आप कैसा बिहेव करेंगे समाज में रहते हुए, ब्राह्मणों को क्या करना होगा, क्षत्रियों को क्या करना होगा, या फिर और जो 2 वर्ग रखे उनके लिए, और उनके लिए काम भी निर्धारित कर दिए जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं कि क्या क्या काम उसके होंगे। ठीक है। ये सारी व्यवस्था जो है वो किसमें थी? धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र में ये व्यवस्था स्थापित है, दोनों का एक ही नाम है। तो इस व्यवस्था में जो है क्या है, इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण आता है धर्मशास्त्रों और धर्मसूत्रों में, वो आता है मनुस्मृति। ठीक है, मनुस्मृति जिसके आधार पर जो है जातिगत ढांचा जो है स्थापित हुआ। इसका जो संकलन किया गया था मनुस्मृति का, वो किया 200 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईस्वी के मध्य जो है वो किया गया। लगभग 400 वर्षों का पीरियड में ये सारा काम हुआ। और इसके द्वारा जो विवाह रखे गए वो 8 प्रकार के थे, जिनकी स्वीकृति समाज में थी। 8 प्रकार के विवाह उसमें प्रचलित थे। अब ये कौन कौन से थे? मनुस्मृति में ये स्वीकृति दी गई थी। पहला है ब्रह्मा विवाह। देखिए नाम से ही ब्रह्मा को, क्योंकि वो सृष्टि के रचयिता है, उनको सबसे अच्छा उत्तम मानते हैं त्रिदेव में। तो इस विवाह में लड़की, ये जो विवाह था ये सर्वश्रेष्ठ समझा जाता था। तो ये जो बात चली थी, और इसमें क्या होता था कि लड़की का जो पिता था वो अपनी बेटी के लिए जब वो जवान हो जाती थी तो योग्य, वेदों का ज्ञान रखना, योग्यता मतलब वेदों का ज्ञान उसे होना चाहिए और उच्च चरित्र वाला होना चाहिए। तो ऐसा जो पति है अपनी बेटी के लिए वो चुनता था। कौन? पिता, बेटी का पिता। और ऐसा जब उसको मिल जाता था तो वो क्या करता था, उसे अपने घर पर आमंत्रित करता था। जैसे कि आपको चाय पे बुलाया है, इस तरह के गाने जो है वो आए, तो ठीक उसी प्रकार से उस समय बुलाया जाता था कि वो उनके घर आए, और इस प्रकार से वो समझ जाता था। और इसके पश्चात जो है वो अपनी पुत्री का वस्त्रों तथा आभूषणों से सुसज्जित कर कन्यादान कर देता था। और इस प्रकार के विवाह को कहा जाता था ब्रह्मा विवाह, और ये सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। सर्वश्रेष्ठ विवाह में ब्रह्मा विवाह होता है, तो याद रखना ब्रह्मा विवाह किया था। ठीक है, जिसे जैसे कि आज भी कामना करता है पिता जो है वो अपनी बेटी के लिए सबसे उत्तम जो है वर ढूंढता है, तो इसे ही ब्रह्मा विवाह कहा जाता है। फिर आता है दूसरा दैव विवाह। देखिए दैव का मतलब देवता। अब ये विवाह क्या था, याद रखने वाली बात है, क्योंकि उस समय जो यज्ञ थे वो बड़े इंपॉर्टेंट हो गए थे महाभारत के शासनकाल में। यज्ञों को बहुत, देखिए अगर आपने कोई विजय हासिल करनी है तो यज्ञ है, अगर आप पुत्र चाहिए तो यज्ञ है, मतलब हर काम के लिए यज्ञ होते थे। अलग अलग तरह के यज्ञों का महत्व बहुत बढ़ गया था। पुरोहित यज्ञ करता था तो उसको इसके बदले में वो जो पुरुष होते थे घर के, वो अपनी कन्या का विवाह जो है उस पुरुष से, उस पुरोहित से कर देते थे। और क्योंकि यज्ञ में जो आहुतियाँ दी जाती थी वो किसको दी जाती थी? देवताओं को। तो इसलिए इसको कहा गया दैव विवाह। यज्ञ में आहुतियाँ किसको दी जाती है? देवताओं को। जैसे इंद्र देवता को सबसे ज़्यादा माना जाता है, तो इस प्रकार से इसलिए कहा गया देव विवाह। फिर तीसरा आता है आर्ष विवाह। आर्ष विवाह क्या था? देखिए बड़ा आसान है कि कोई भी ऋषि किसी भी लड़की के पिता को एक गाय जोड़ी देगा, या फिर एक या जोड़ी बैल जो है देगा, या तो एक गाय देगा या फिर एक बैल या जोड़ी में बैल देगा। किसको? पिता को, जिसकी बेटी से उसको विवाह करना है। तो जो पिता था वो समझ जाता है कि अब ऋषि जो है विवाह करने का निर्णय ले लिया, ऋषि विवाह जो है मेरी बेटी से
करना चाहता है, ये मान लिया जाता, वो समझ जाता था। तो अतः जो लड़की का पिता था उसका विवाह, अपनी बेटी का विवाह उस ऋषि से कर देता था और उसे कहा जाता था आर्ष विवाह। ये तीसरे नंबर का विवाह था, तो इसको समझने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं हुई आपको। अब चौथा है प्रजापत्य विवाह। प्रजापत्य विवाह क्या है कि ये जो पहला विवाह हमने पढ़ा था ब्रह्म विवाह, ठीक है, ये उसी की ही तरह था, बिल्कुल सेम, कि पिता जो है अच्छे वर को जो है वो ढूंढेगा, जो ज्ञाता हो, वेदों का अच्छा हो, नॉलेज रखने वाला, ज्ञान रखने वाला, देखने में अच्छा, तो उसके साथ विवाह करेगा। लेकिन एक लाइन वो सिर्फ बोलता था, क्या था, कि तुम साथ मिलकर अपने दायित्वों का पालन करो। तो शायद यहीं से जो विवाह में जो दीदी आते हैं ना 7 वचन बोले जाते हैं, तो पहले शायद एक वचन जो है वो यहीं से शुरू हुआ होगा कि तुम साथ मिलकर अपने दायित्वों का पालन करो। बस यही लाइन जो है वो पिता बोलता था और इस तरह के विवाह को कहा गया प्रजापत्य विवाह। हो गया, क्लियर है। पांचवा जो विवाह है वो है असुर विवाह। देखिए नाम से ही पता लगा, असुर विवाह, असुर, कहीं ना कहीं इसको नाम से ही जो है वो बुरा बनाया गया। तो ऐसे विवाह भी उसमें हुआ करते जो बुरे विवाह गिने जाते थे। नाम जैसे दिया गया है कि जब जो कन्या पक्ष के जो लोग थे अपनी बेटी का विवाह करते थे तो क्या करते, बदले में जो है जो वर पक्ष होता था उससे धन लेते थे, उल्टा जो डौरी लेते, जैसे कि आजकल विपरीत है। आजकल जो लड़कियों से जो है वो डौरी जो है वो ली जाती है, ठीक है, लेकिन उस समय क्या था कि जो कन्या थी, कन्या के पक्ष से जो है वो लिया जाता था दहेज, कैसे, वर पक्ष से, लड़कों की तरफ से जो देना पड़ता था। तो इसको बुरा माना जाता है और ये माना जाता है कि लड़की को बेचा जा रहा है, ठीक है, कन्या को एक प्रकार से बेचा जा रहा है। तो इस प्रकार से क्योंकि कन्या को दिया और उसके बदले में क्या मिला, धन मिला, तो उसे कहा गया असुर विवाह, ठीक है। और ये जो विवाह माना जाता था कि जो निम्न जातियाँ थी उसमें ये विवाह जो है प्रचलित थे उस समय भारत में के समकालीन में। अब आता है छठा, वो आता है गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह की जब भी बात होती है तो बच्चों के जो है ना चेहरे और भी रौनक, ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कितना अच्छी चीज़ वो सुन रहे हैं, कितना एक प्रगाढ़ सी चीज़ को जो अच्छे से लगने वाली चीज़ उनको मिल रही है। गंधर्व विवाह, देखिए हम विवाह को बढ़ रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है आप लोगों का समझना कि क्या है ये विवाह और आपके लिए कौन सा सर्वश्रेष्ठ है। गंधर्व विवाह यह एक प्रकार से प्रेम विवाह था, जैसे आज कहा जाता है आपको लव मैरिज, है ना। उसमें कन्या तथा पुरुष प्रेम वश में माता पिता की अनुमति के बिना विवाह कर लेता था, जैसे आज भी है। और इस प्रकार के विवाह में वर और वधु का काम से प्रेरित होकर विवाह से पूर्व ही यौन संबंध स्थापित कर लेते थे। आज तो स्थिति में बहुत ही ज़्यादा जो है वो बहुत ही, हमें कह सकता हूँ कि बताने योग्य भी नहीं है कि स्थिति क्या आ चुकी है। तो ऐसी स्थिति जो है वो क्या थी, महाभारत शासनकाल में भी थी। तो बिना किसी साक्षी के अभाव के कारण ये जो व्यवस्था थी ये बहुत कमज़ोर सिद्ध होती थी आज भी। और माना जाता है कि एक आंकड़े के मुताबिक सबसे ज़्यादा जो शादियाँ टूटती हैं वो टूटती हैं जो प्रेम बस पढ़कर, मतलब जो लव मैरिज होती है वो टूटती हैं। क्यों, इसके पीछे कारण क्या है, एक तो कोई साक्षी नहीं होता है और दूसरा पुरुष ऐसे विवाह से इनकार भी कर सकता है और इस स्थिति में अब स्त्री के पास कोई अधिकार नहीं बचता है। तो इसलिए मैं आपको सलाह देता हूँ, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कोई भी माता पिता अपने बच्चों का कभी भी बुरा नहीं कर सकता है। जब आप माता पिता होंगे तो तब आप इस बात को अच्छे से समझेंगे। आज शायद हो सकता है आपके मोबाइल के ऊपर पिता के नाम की जगह लिखा होगा बैंक, ऐसे मैंने ऐसे वाक्य देखे कि वहाँ लिखा है बैंक। मेरा एक दोस्त था, बड़े अच्छी है ये सुनने के लिए कि उसने बैंक लिखा था। मैं सोचता ये बैंक वाले आपको बार बार भाई करते रहते हैं फ़ोन, तो उसने कहा यार ये बैंक नहीं है, मेरा बापू है। मतलब कि एक बापू जो है को कैसे बना दिया हमने, पैसे देने वाला, एक बैंक की संख्या। सोचिए ज़रा हमारे रिश्ते कहाँ जा रहे हैं। तो मैं तो ये कहूँगा बेटा कि आपके माँ बाप आपके लिए सबसे बेस्ट जो है वो करते आए हैं, सिर्फ पहचानने की ज़रूरत है आपको। अगर आप ये पहचान पाएँ तो आने वाली जो संतान आपकी होगी ना वो आपको रिस्पेक्ट देगी। अगर आपने आज कोई गलती करी, आपने अपने माँ बाप को रिस्पेक्ट नहीं दी तो वो आपको इस काबिल समझेंगे ही नहीं। तो इसलिए बेहतर है, मैं सिर्फ अपना विचार रख रहा हूँ, आप जो है सहमत हो या ना हो वो आपकी मर्जी। साथ में आता है राक्षस विवाह। देखिए आप बोलेंगे सर जो है वो सिलेबस से हटके, देखिए अध्यापक वही होता है जो अपने बच्चों को सही वक्त पर सही चीज़ बोलता है, क्योंकि विषय ही ऐसा। इसलिए मेरी जो राय है वो ज़रूर है कि मैं दूँ, मानना ना मानना बच्चों आपकी बारी है कि आप इसको किस तरह से लेते हैं। राक्षस विवाह की बात कर लेते हैं। नाम देखिए, राक्षस विवाह भी ऐसे विवाह होते थे। देखिए जब कोई कन्या का अपहरण कर लेता था, ये क्या होती थी स्थिति, अपहरण। देखिए आज भी अगर पहाड़ों में जाएँ तो वहाँ पर इस प्रकार से होता है, लड़की को जो है वो शादियों या किसी त्योहारों से ही उठा लिया जाता है, अपहरण कर लिया जाता है। लेकिन ये अपहरण कुछ अलग तरह का था। देखिए उस समय युद्ध होते थे, बहुत सारे युद्ध होते थे और युद्ध होने के बाद जो है जो सैनिक होते थे जो हार जाते थे उस इलाके में जाकर जो स्त्रियों को उठा लेते थे, क्योंकि वो मानते थे कि स्त्रियां जो है वो युद्ध का पुरस्कार है और इसलिए उनको उठा के ले जाते थे और उनके साथ विवाह संबंध स्थापित करते थे और इसे कहा जाता था राक्षस विवाह। ठीक है, तो ये हुआ राक्षस विवाह। फिर अंतिम जो विवाह था वो था पिशाच विवाह।
देखिए राक्षस तो हुआ, पिशाच विवाह आ गया अंतिम। ये क्या था कि यह धर्म विवाह कहलाता, अधर्म विवाह है, धर्म नहीं, अधर्म विवाह कहलाता था। इसमें जब कोई लड़का काम वासना की तृप्ति के लिए किसी सोई हुई या नशे में उन्मत्त अथवा मानसिक रूप से असंतुलित लड़की के साथ गलत व्यवहार करता था तो उसे पिशाच विवाह कहा जाता था। और आज भी ये स्थितियाँ हैं। तो मतलब जो लोग ऐसा काम करते हैं उनको वो पिशाच हुए। तो ऐसा कार्य जो है वो किसी बच्चे के साथ ना हो। ऐसे शब्द के बाद जो है मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, क्योंकि आगे मेरा जो है वो बोलना जेन्युइन नहीं रहेगा। तो आज हमारा केवल इतना ही था, लेकिन आपको मालूम है कि मैं यहाँ तो रुकूंगा नहीं। आपको एक तस्वीर मैं दिखा रहा हूँ, आप देखेंगे इस तस्वीर पर ही मेरी जो 4 लाइनें हैं, बड़े ध्यान से सुनेंगे। आज फिर नन्ही ज़िंदगी को रुला गया, आज फिर नन्ही ज़िंदगी को रुलाया गया, किताबों वाले हाथों में घर गृहस्थी को थमाया गया। मुन्नी कहे जाने वाले बिटिया को दुल्हन बनाकर बुलाया गया, मुन्नी कही जाने वाली बिटिया को दुल्हन कहकर बुलाया गया। आज फिर से एक नन्ही ज़िंदगी को रुलाया गया। ऐसा होता है। कुछ लोग ऐसे पता नहीं क्यों करते हैं, क्या उनको अपने बच्चे का विश्वास नहीं है, बच्चों का विश्वास नहीं है कि वो बच्ची जो है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ये रोज़मर्रा का जो विश्वास जो उठ रहा है माँ बाप के प्रति या बच्चों के प्रति माँ बाप का, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि रिश्ते विश्वास से ही होते हैं, जैसे मैंने कल कहा था। तो आपने अपने रिश्तों को प्रगाढ़ बनाइए, अच्छा बनाइए। इसी शुभकामना के साथ आपने मुझे आज भी बड़े ध्यान से सुना, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।